लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आप सभी को राम राम। भारत की बात जागरण संवादी का ये सत्र और दूसरे दिन का पहला सत्र है। कल बड़े शानदार सत्र हुए हैं। अब आज की शुरुआत का ये सत्र है तो थोड़ा सा चिंता तनाव भी होती है ना, लेकिन चूंकि हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से भारत को परिभाषित करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से भारत की बात करते रहते हैं। हेलो। और अभी के संदर्भ में तो भारत की बात, भारत के लोग तो हेलो हेलो, हाँ ये लग रहा है ठीक है। देखिए है क्या ना कि भारत की बात करने में करना इतना आसान नहीं है। भारत की बात करने में ऐसे भी थोड़ी बाधा तो आती ही है। तो लेकिन यह है कि भारत इन सारी बाधाओं को पार करके आगे पहुंचा है और बिना किसी चुनौती के अगर कुछ हासिल हो जाए तो बहुत आसान से मिल जाने वाली चीज बहुत अच्छी नहीं होती। अब भारत के आज के संदर्भ में देखें तो अभी अभी जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां का चुनाव हुआ तो सारी लड़ाई यही थी कि ये भारतवंशी जीतेगी या इस भारतवंशी का पति जीतेगा या ये भारतवंशी किसके पक्ष में खड़े रहेंगे। तो भारत की बात आज दुनिया के मंचों पर किस तरह से स्थापित होती है उसका एक ही उदाहरण। दूसरा एक ये कि आज दुनिया किसी भी जब मुश्किल में पड़ती है, यानी उसको कुछ सांसत आ गई, कुछ फंस गया, तो उसको लगता है कौन होगा, तो फिर भारत याद आता है। फिर चाहे दुनिया के किसी हिस्से में कोई लड़ाई हो गई हो, अभी COP29 चल रहा है, चाहे दुनिया की पर्यावरण की चुनौती हो, यानी समाज से लेकर दुनिया के जितने युद्ध विवाद के विषय हैं उन सब में अगर लगता है तो भारत उनको नजर आता है। लेकिन ये भारत की बात आज इतनी क्यों महत्वपूर्ण हुई है, और जिस भारत को लेकर हम बार बार कहते थे, तो एक समय तक एक बड़ा वर्ग था इस देश में जो कहता था कि अरे बड़ा विश्वगुरु बनने चले, यानी कोई भी कुछ भी कहे तो थोड़ा हास्य के अंदाज में, मजाक के अंदाज में कह देते थे कि विश्वगुरु बनने चले। आज वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ भी कहो, लेकिन भारत का ये इंपैक्ट है कि अमेरिका से लेकर रशिया तक, और अभी तो चाइना भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो गया है। ये छोटा डेवलपमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो अगर हम भारत की बात कह रहे हैं तो ये भी एक बिंदु बहुत अच्छे से समझना चाहिए। एक और जरूरी चीज है जिसको हम कहें, जिसको शुरुआत में मैंने कहा कि आप सभी को राम राम, तो ये राम का जो उद्घोष हुआ है इसने भी भारत की बात मजबूत करने में बहुत, जिसको कहें कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब मैं क्योंकि जब इन दोनों बिंदुओं पर आता हूं तो मुझे लगता है कि एक देश का आधार और एक दुनिया का आधार, उसी के इर्द गिर्द हम भारत की बात करेंगे। मैं शुरुआत अभी आपसे ही करता हूं। भारत में अभी भी एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि राम मिथकीय, वो तो कुछ मिथक हैं, भ्रम हैं, कुछ लोगों ने गढ़ दिया है। कुछ लोग हमारी अपनी संस्कृति उसको कहते हैं कि ये तो कहीं से आयातित है क्या। वो डिबेट कई बार हुई, क्लोज हुई, लेकिन कई लोग अभी भी भारत की बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और चूंकि आपने जिस तरह से जो रामायण महाभारत के चरित्रों पर आपकी लिखी पुस्तक भी है और जिस तरह से आपने वो बताया है, तो वो मुझे लगता है कि संदर्भ के साथ, और मैंने तो एक पन्ना भी उसका एक दिन साझा किया था कि वंशावली राम और सीता की जरूर ध्यान रखिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर भारत की बात के संदर्भ में कहें, और चूंकि हम यहाँ लखनऊ में बैठे हुए हैं, अयोध्या बहुत दूर तो है नहीं, भव्य राम मंदिर बन चुका है, इस पूरे जो घटनाक्रम को उसको आप कैसे देखती हैं? नमस्ते, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं आपको राम नाम पर ही एक किस्सा बताती हूँ। कुछ वर्षों पहले की बात है, ऐसे ही कोई फंक्शन चल रहा था और स्टूडेंट फंक्शन था, तो जहाँ जाके मैंने कहा जय श्री राम, तो बच्चों ने उत्तर दिया जय श्री राम। फिर एक लड़की आई, हिंदू लड़की थी, वो मेरे पास आई बाद में और वो बोली मैडम आपका वक्तव्य तो अच्छा था, पर आपने राम नाम से कैसे शुरू किया? हमारी कॉलेज जो है वो कोई कम्युनल कॉलेज नहीं है, हमारी कॉलेज तो सेक्युलर कॉलेज है। यहाँ पे तो और भी लोग हैं, मेरी जो सखी मेरे साथ बैठी थी और मैंने देखा एक वो हिजाब में बैठे थे, वो भी यहाँ बैठी थी, तो आपने ऐसे कैसे कर दिया? ये तो सही नहीं है, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ भारतीयता। और मैंने कहा कि भाई ऐसे क्यों कह रहे हो आप?
क्योंकि उसने कहा हाँ क्योंकि राम नाम वो तो रिलीजियस हो गया, उसको तो हमारे से सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने उससे पूछा अच्छा एक बात बताओ, सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो क्योंकि ये जो लोग हैं जो राम को नहीं मानते ये सब तो बात की बात है, सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारे में नहीं है, है ना। तो बोलती है सेक्युलर मतलब रिलीजन सबके लिए सेम, या रिलीजन का कोई स्थान नहीं है। मैंने कहा नहीं, रिलीजन का स्थान सरकार में, न्याय तंत्र में नहीं है। इनफैक्ट सेक्युलरिज्म का अर्थ ये होता है कि मुझे एज एन इंडिविजुअल सरकार ये अधिकार देती है कि मैं अपना धर्म, मैं अपना संप्रदाय जी सकूं। तो अगर कोई यहाँ पर हिजाब में बैठा है उससे तुम ऑफेंड नहीं हो रहे, क्योंकि वो भी तो डिस्प्ले ऑफ योर रिलीजन है ना। तो मेरे जय श्री राम कहने से आपको ये क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? क्योंकि जय श्री राम मैं अपने धर्म का काम कर रही हूँ और वो अधिकार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन देता है। Secularism means everybody has the right, everybody is equal in front of the constitution and the law. पर इस सेक्युलरिज्म को पूर्णतः इंडिपेंडेंस के बाद इतना कंफ्यूज कर दिया गया कि राम, कृष्णा, इन सब का जैसे कोई अस्तित्व ही ना हो। और धीरे धीरे जो कॉलोनियल इम्पैक्ट कहो, जो भी कहो, ये भी कह दिया गया कि भाई ये तो मिथक है। अच्छा क्यों मिथक है, इसके विषय में भी मैं कई बार कहती हूँ कि हम जानते हैं हमारा जो इतिहास है, रामायण कह दो, महाभारत कह दो, ये बहुत पुराना है। अगर आप एकदम कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी लो तो भी 3, 3.5, 4 हजार पुराना तो वैसे ही हो जाता है। पर अगर उसे हम इतिहास मानते हैं ना तो आपको पता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। किसके लिए? जो कॉलोनियलिस्ट हमारे यहाँ आए वो एक स्पेसिफिक बिलीफ सिस्टम के थे, हैं, वो अधिकतर क्रिश्चियंस थे। और क्रिश्चियनिटी में एक मान्यता है कि जो पृथ्वी है उसका क्रिएशन XX वर्ष में हुआ, ठीक है। अब अगर उसे उनको सही मानना है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज हिस्टोरिसिज्म बेस्ड, क्रिश्चियनिटी के लिए ये हिस्ट्री ऐसा है, इसी प्रकार है, ये मानना अत्यंत आवश्यक है। मैं ये जो कह रही हूँ उससे मैं किसी धर्म को अच्छा बुरा कह रही हूँ ये नहीं है, ठीक है। इसका केवल आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझिए, ये मैं कह रही हूँ। तो अगर वो मान लेंगे कि इस देश में 4,500, 5,000, 6,000 पहले भी इतनी विस्तृत संस्कृति है, तो फिर उनके बिलीफ सिस्टम का क्या होगा? जो वो मान रहे हैं कि हमारे भगवान ने 2000 वर्ष पहले धरती की रचना की, तो वो तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, राइट। तो वो कैसे उस समय इसकी इतिहास मान ले? वो इसे इतिहास मान ही नहीं सकते थे। तो इन्होंने इसलिए माइथोलॉजी कह दिया ना। माइथोलॉजी बाय इटसेल्फ कोई बुरा शब्द नहीं है। माइथोलॉजी का अर्थ है लोगों की श्रद्धा का विषय। पर हमारे लिए ये केवल श्रद्धा का विषय नहीं है। हमारे थोड़ा लिए सा मैं रोकूंगा। हाँ। दरअसल उसको जब हिंदी में मिथक कहते हैं तो फिर भारत के हाँ। अस्तित्व पर, भारत की संस्कृति पर सवाल उठाते हैं। करेक्ट, exactly. इतना भर नहीं है। वो राम पर सवाल इसलिए नहीं उठाते कि उनको किसी एक मंदिर से दिक्कत है या किसी एक आंदोलन से दिक्कत है। वो इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं वो। और क्योंकि हम लोग बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये बड़ा बदलाव है जो भारत की बात में, अगर हम ये कहें कि अगर एक चीज एक लाइन में कहें तो राम राम कहने पर अब कोई कम्युनल नहीं कहता, अब उसका जवाब उसी तरह से आता है। तो एक तो ये बड़ा बदलाव है जो मूल रूप से कहें। दूसरा ये है, एक चर्चा जरूर होनी चाहिए कि ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है, क्योंकि सेकुलर कोई हमारा अपना शब्द नहीं है, हमारा अपना विचार नहीं है, हमारी जीवन पद्धति नहीं है। हम तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वाले हैं। हम तो ये कहते हैं कि जैसे जीवन व्यवहार करते जाएंगे वैसे हम चलते जाएंगे। तो हमारे लिए तो धर्म जो धारण करते हैं वो है। तो भारत तो इस तरह से था। ये जो सेकुलरिज्म आया, जिसको मैं बिना संकोच के फ्रॉड सेकुलरिज्म कहता हूं, ये फ्रॉड सेकुलरिज्म कैसे भारत के रास्ते में बाधा बनता है, उस मिथ की बात मैं कर रहा हूं। नहीं, आप सही कह रहे हो। मैं ये कह रही हूँ ना कि ये जो समझ में ही गलत हो गया। अच्छा, हमें ये लगता है कि ये सर्वधर्म सहिष्णुता जो हमारे में है वो ये सेक्युलरिज्म शब्द के कारण आई है। अब इससे बड़ी भ्रांति क्या हो सकती है? क्योंकि जब आप अगर भारत में देखोगे तो इतने वर्षों से जहां जहां पर जिन जिन समाज का जिनको मारने तक का, उनका खत्म होने तक का समय आ गया, फिर वो पर्शियंस कहे, आप पर्शिया से कहो, या वो ज्यूज कहो, या सीरियन क्रिश्चियंस कहो, इतने वर्षों से वो भारत में आ रहे हैं और आज केवल भारत में उसका अस्तित्व भी रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? उस समय तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द था ही नहीं। पर ये सर्वधर्म सहिष्णुता जो हमारे में था
वो धर्म के कारण है, जो हमारा धर्म है उसके कारण। पर उस सब को तो आपको डिनाई कर देना था ना। अब उसमें तो पूरा पॉलिटिकल है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, एजुकेशन किन के अंडर हुआ। फिर इंदिरा गांधी के समय तो पूरा लेफ्टिस्ट नैरेटिव चला गया। कम्युनिज्म तो वैसे ही रिलीजन को मानता नहीं है, और वही वो हमारे पर थोपने गए, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि मॉडर्निटी और रिलीजन ये तो संभाव रखते ही नहीं है। अब ये करने में उन्होंने हमारे इतिहास को, हमारे पूरे पास्ट को नकार दिया और इन सबको एक मनगढ़ंत कहानी बता दी। अगर ये मनगढ़ंत कहानी है तो फिर आपका जो राम मंदिर के लिए या सोमनाथ के लिए जो भी स्ट्रगल है वो सब तो वेस्ट हो गया ना। आप तो किसी मनगढ़ंत बात के लिए लड़ रहे हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आपका कोई भी संघर्ष, उसका कोई बेस ही नहीं है। इस प्रकार से इसको पूर्णतः नकार दिया गया। पर भले ही पॉलिटिकल सिस्टम में बुद्धिजीवियों ने, वो भी जो फ्रॉड बुद्धिजीवी आप कहोगे, उसे नकारा, हमारे संस्कारों में जो राम है, जो कृष्ण है, जो धर्म है, वो कभी गया ही नहीं। इसीलिए हर्षवर्धन जी, हम साथ थे जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वहां पर लाखों की संख्या में युवा थे, मिडिल एज, बूढ़े वो तो छोड़ दो, लाखों की संख्या में युवा थे जिन्होंने ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म की घुट्टी जिन्हें पिलाई गई थी, पर उन्होंने पी नहीं थी। उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि जो भी सारे रेस्ट्रिक्शंस, जो भी संभाव की आप बात करते हो वो केवल हमारे लिए है और किसी के लिए क्यों नहीं है। बाकी सारे अपना रिलीजन, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, दे वेयर इट ऑन देयर स्लीव्स। वो लोग जो चाहे जैसे चाहे रह सकते हैं, वो अपने धर्म का विस्तरण कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, पर सारे जो आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं वो हम पर ही लगाएं, ऐसा क्यों है? हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो ये प्रश्न पूछने शुरू हुए, और इसीलिए इतने वर्षों के बाद भी आज राम मंदिर बना है। ये उन्हीं के कारण है, हमारे पूर्वजों के कारण है, जिन्होंने इतने सारे संघर्षों में भी कभी राम को नहीं छोड़ा। वो लोग भले मिथक कहते रहे, हमारे लिए ये मिथक रहे ही नहीं है। हर्षवर्धन जी, मेरा ये जो काम शुरू हुआ महाभारत रामायण लिखने का, ऐसा नहीं था कि मुझे बचपन से ही ये सारी पॉलिटिकल समझ थी, ऐसा नहीं था। पर ये प्रश्नों के द्वारा ही मुझे प्रश्न थे कि भैया ऐसा क्यों है, क्यों हम पढ़ नहीं रहे हैं। और उसमें चलो हम कॉलोनियलिस्ट को तो एक जो भी गाली दे वो ठीक है, पर हमारे समाज में भी ऐसी सारी भ्रांतियां आ गई थी कि हमने हमारे ग्रंथों को, हमारे धर्म को समझना छोड़ दिया। आप सबने सुना होगा कि महाभारत तो नहीं पढ़ना चाहिए, महाभारत घर पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, झगड़ा, भाइयों में झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, हम महाभारत नहीं पढ़ेंगे, हमने पढ़ना छोड़ दिया। पर 1700 से जो इंडोलॉजी के नाम पे कहे जाते हैं, उन्होंने हमारे सारे ग्रंथ पढ़े, उन्होंने मन में आया उसको समझा, क्योंकि उनका बेस ही नहीं था ना रिलीजन। वो तो आते ही थे वो फैनेटिकल पर्सपेक्टिव से, उन्होंने जो समझा वो समझा, और वो आकर हमको बताने लगे कि अरे आप जो कह रहे हो ना वैसा नहीं है। आपकी सीता माँ ने तो, ऑड्रे रश्के का किसी ने नाम सुना होगा, वो तो उन्होंने तो स्वयं से श्री राम को गाली दी है। आप में राम भक्ति तो थी ही नहीं, वो तो बाद में आई। वो जब कार सेवा वगैरह शुरू हुई तब से राम का नाम ज्यादा प्रचलित हो गया, उसके पहले आपके यहाँ तो कुछ था ही नहीं। महाभारत क्या है, महाभारत कोई धर्म की बात नहीं करता। महाभारत, भगवत गीता जो है वो तो क्या है, वो तो कत्लेआम करवाता है, वो तो लोगों को झगड़ने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी ऐसी बातें हमें बताने लगे और हम मानने लगे। हम क्यों मानने लगे? क्योंकि हमने हमारे ग्रंथ पढ़ना ही छोड़ दिया। एक कारण उसका कॉलोनियल सरकार, सेक्युलरिज्म, जो भी कुछ था, पर कहीं ना कहीं हम भी उन संस्कारों से दूर होने लगे। पर आज जब आर्थिक जो हमारी स्थिति है वो बेहतर हुई है, तो वो सब वापस भी आ रहा है। और मुझे ये कहने में बहुत ही शांति मिलती है, सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है कि अधिकतर ऑडियंस जो मेरी बातें सुनते हैं या इन सारे में है, वो सारे युवा के युवा हैं। जो प्रश्न उठाते हैं ना, वो कई बार बड़े होते हैं कि इसे क्या पता, जो BR चोपड़ा जी ने बोला वो गलत है क्या, ये कौन आ गई बोलने वाले, ऐसे पूछने वाले युवा नहीं होते, बिकॉज वो ज्यादा खुले दिमाग से सोचते हैं। तो मुझे लगता है जो भी कुछ हुआ आज उसमें बदलाव अवश्य आ रहा है। और जो ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं कि भाई नहीं नहीं राम के नाम पे प्रश्न उठाते हैं, उनका आज देखिए हालत क्या हो गई है पॉलिटिक्स में भी। सो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आगे धर्म आगे बढ़ते ही रहने वाला है। धर्मो रक्षति रक्षितः, पर उसका रक्षण हमें करते रहना पड़ेगा। धन्यवाद। नहीं, निश्चित तौर पर। और हमें जो आपने कहा ना राम के साथ, और मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूँ, तुलसी बाबा कह गए हैं ना कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हुए न प्रीत। अभी उसको हम थोड़ा और आगे जाएं तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल। ये क्यों कहा गया?
15 अगस्त 1947 के पहले करीब करीब 1000 वर्षों की गुलामी, हमारा पुरुषार्थ समाप्त हुआ। और पुरुषार्थ समाप्त होने का असर ये, प्रभाव दुष्प्रभाव ये कि दुनिया में जो हम हर चीज तय करते थे, व्यापार, समाज, संस्कृति, हम वो सब भूलते चले गए और हमें लगा कि कोई और है जो आके हमको बताएगा। फिर दूसरा क्या हुआ, हमें ये भान नहीं रहा, हम जैसे कहते हैं ना कि हर हनुमान को एक जामवंत चाहिए, शायद भारतवर्ष में भी राजनीतिक तौर पर एक वो जामवंत हनुमान वाली स्थिति हुई। मैं किसी कालखंड विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि आज हम भारत की बात जब कर रहे हैं तो आज वो भारत खड़ा है। अरुण जी, दुनिया में जिस चीन ने आज तक कभी पांव पीछे नहीं खींचे, मुझे कोई ध्यान में नहीं है, अमेरिका से वो लड़ता रहा, ताइवान को रोज धमकाता रहता है, अलग अलग देशों पर कब्जा कर लिया, भारत की भी जमीन कब्जा कर लिया, सरकारें बदलती रही लेकिन चीन का स्वभाव नहीं बदला। वो क्या करता था, कुछ दिन में कुछ आगे गया और फिर वहीं रुक जाता था। पहली बार है कि जो गलवान में हुआ उसके बाद चीन वापस गया है। डिसएंगेजमेंट नाम से जो एलएसी पर हम कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम हुआ, ये मुझे तो नहीं याद में है, और अगर कोई आपको ध्यान में हो तो बताइएगा। हम लड़ाइयां लड़ते रहे, हमारे सैनिकों की वीरता में कमी नहीं थी, लेकिन ये जो भारत का पुरुषार्थ है, और ये शायद इस पुरुषार्थ के साथ जो प्रभाव बढ़ा है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक पावर बेहतर हुई है, हमारी डिफेंस लाइन बड़ी बेहतर हुई है, हम बॉर्डर पर बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, वो पुरुषार्थ दिखने लगा है, इसलिए भारत की बात प्रभावी हो रही है। हेलो। एक तो सबसे पहले मैं दैनिक जागरण का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैसे दैनिक जागरण में मैं कई वर्षों तक काम भी कर चुका हूँ बतौर पत्रकार, कि उन्होंने मुझे बुलाया, और मेरे जो प्रिय मित्र अच्छा अरुण जी, आप कह रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं भी काम कर चुका हूं, तो हम लोग धन्यवाद ग्रस्त नहीं हो सकते हैं। और हमारे प्रिय मित्र अनंत विजय जी हैं, वो जबरदस्ती मुझे जो है वो, मैं बहुत ही सुस्त किस्म का व्यक्ति हूँ, और जबरदस्ती मुझे लखनऊ खींच लाया। देखिए, जो अभी हो रहा है, एक तो जो राजनीतिक परिवर्तन है उसकी वजह से जो भारत पहले हमें जो बताया गया शुरू से, जैसा अमी जी ने भी कहा और आपने भी, कि हम लोग बड़े दीनहीन किस्म के व्यक्ति हैं, हमारे में शौर्य और पराक्रम नहीं है। और खासकर अंग्रेजों ने जब 1901 में मार्शल और नॉन मार्शल रेसेस का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उससे एक समाज के अंदर एक फॉल्ट लाइन जो पैदा हुई कि कुछ समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारा, वो मार्शल रेस नहीं है, यानी कि वो लड़ नहीं सकता, उसमें लड़ने की क्षमता नहीं है। तो वो जो पूरे का पूरा जो है एक विमर्श बना, उस विमर्श को इस सरकार के आने के बाद। और दूसरा, मेरा एक और भी ये भी मानना है कि सरकारें असल में इतना ज्यादा नहीं कर सकती जब समाज में परिवर्तन आता है। और मुझे लगता है कि ये समाज में जो परिवर्तन हुआ, मैं थोड़ा ऑडेसिटी के साथ जो है वो ये कहना चाहता हूँ। मैंने 2014 में भी जब चुनाव परिणाम आ रहे थे तो टेलीविजन पर ये बात कही थी कि ये नरेंद्र मोदी के कारण जो है वो देश में जो है वो हिंदुत्व का उभार नहीं हो रहा है, हिंदुत्व की एक स्ट्रांग वेव चल रही है। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आ रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का अपना करिश्मा और ये सारी चीजें भी थी, लेकिन ये मूलतः बेसिकली जो है उसके कारण है। लेकिन इससे इतर जाके मैं एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि हम लोग आज बड़े खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर कि भारत की बात हो रही है, पर मुझे लगता है कि भारत की बात हम लोग, एक अंग्रेजी में फ्रेज है प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड, यानी हम लोग एक शायद एक ऐसे इको चैम्बर में चले गए हैं जिसमें कि हम खुद ही अपनी तारीफ कर लेते हैं, खुद ही अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, तारीफ करने लायक चीजें हैं, पर एक बड़ी चुनौती है, मैं उस चुनौती की तरफ इशारा करना चाहता हूं। और उसके लिए मैं एक आपको देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो विमर्श बनता है उस विमर्श का प्रभाव भारत के विमर्श पर भी पड़ता है। तो ये एक किसी भी देश के इतिहास में 10, 15, 20 साल जो है वो कोई एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं होता। अभी पिछले 10-15 साल से हमें बदलाव दिख रहा है, लेकिन क्या ये बदलाव सस्टेन रह पाएगा? राजनीतिक परिवर्तन होने के बाद क्या ये जो है जो सामाजिक परिवर्तन हमने देखा है, क्या वो सस्टेन रह पाएगा? मुझे इसमें थोड़ी सी चुनौती नजर आती है, और चुनौती इसलिए नजर आती है क्योंकि अब इंटरनेट के जमाने आने के बाद देखिए पूरी दुनिया का जो विमर्श है वो भारत के विमर्श को प्रभावित कर रहा है, डायरेक्टली भी कर रहा है, इनडायरेक्टली भी कर रहा है।
यहाँ बहुत सारे में हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जब तक आपको जो पश्चिम का अकादमिक जगत है वहाँ से एंडोर्समेंट नहीं मिल जाती है, वहाँ से वैलिडेशन नहीं हो जाता है, यहाँ पर भी एकेडमिक वर्ल्ड में आपका बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि सारे जर्नल्स वहीं पर छपते हैं, जब तक आपके जर्नल्स में पेपर नहीं छपेंगे तब तक आपको जो है वो आपके एकेडमिक उसमें भी जो है प्रोफाइल में आपकी वृद्धि नहीं होगी। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, पूरी दुनिया में जो विमर्श भारत को लेके क्या चल रहा है, एक विमर्श तो ये चल रहा है कि हम जो है वो $5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गए, आज जो है चीन भी जो है वो हमसे बात कर रहा है, पूरी रशिया भी बात कर रहा है, यूएस भी बात कर रहा है, लेकिन एक और उससे बड़ा विमर्श चल रहा है जो सांस्कृतिक विमर्श है, और भारत को पूरी दुनिया में कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको 4 नाम बताता हूं जो है जो सांस्कृतिक विमर्श में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताता हूं। संस्कृत के एक बड़े प्रख्यात विद्वान हैं जिनका नाम है शेल्डन पॉलॉक। तो वो भारत में जो संस्कृत और संस्कृत से जुड़ी हुई जितने भी सांस्कृतिक अधिष्ठान है उसके रिप्रेजेंटेटिव शेल्डन पॉलॉक हैं। रामायण की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी मानी जाती है पूरी दुनिया के अंदर वो वेंडी डोनाइजर मानी जाती हैं। स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या स्टैनफोर्ड में जब रामायण पे किसी को लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है तो वो वेंडी डोनाइजर को बुलाया जाता है। भारत से अमी गणात्रा को नहीं बुलाया जाता, ठीक है ना, या हर्षवर्धन त्रिपाठी को नहीं बुलाया जाता, या किसी और भी विद्वान को नहीं बुलाया जाता जिसने शायद जो है अपने अंडर जो है रामायण पे जो है 50 PhD करवा रखी होंगी। जो वैदिक ट्रांसलेशंस हैं, वेद जो हमारे हैं उसकी ट्रांसलेशन का आज तक जो है वो सबसे ऑथेंटिक बेसिकली मैक्स मुलर को माना जाता है। और एक कंटेम्परेरी आपको बता देता हूं, कश्मीर के ऊपर जो सबसे बड़ी अथॉरिटी माना जाता है वो एलिस्टर लैम्ब को माना जाता है। हिंदुत्व पे सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है क्रिस्टोफर जैफरलो को माना जाता है। और जो भारत का मुगल कालीन इतिहास रहा है उस पे जो है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी विलियम डैलरिम्पल को माना जाता है, एक भी भारतीय नहीं है इसमें से। अब मैं आपको सिर्फ एक शेल्डन पॉलक के बारे में सिर्फ छोटा सा क्विकली बताऊंगा, उससे आपको वेंडी डोनाइजर के बारे में तो मैं आपको ये बता, पहले मैं कॉमन ट्रेड बता देता हूं। इन सब का एक ही मानना है, जो भारत की मूल संस्कृति थी और जो संस्कृत भाषा भी है वो मूलतः भेदभाव, महिलाओं का शोषण, दलितों का उत्पीड़न, ये सब उसके माध्यम थे। और कुल मिलाकर जो पूरी जो हिंदू संस्कृति है वो जिन सांस्कृतिक अधिष्ठानों से बनी है वो सारे सांस्कृतिक अधिष्ठान मूलतः बेसिकली उत्पीड़न और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। तो ये उत्पीड़कों की जो है वो संस्कृति है, ये पूरी दुनिया के अंदर यही विमर्श है, हम उसको माने या हम उसको ना माने। अब अरुण जी मैं एक क्विकली बस वो बताता हूं आपको शेल्डन, लेकिन उसका इंडिया में कैसे पेनिट्रेशन है मैं वो आपको बता रहा हूं। शेल्डन पॉलक को ने 2001 में, जो संस्कृत का सबसे बड़ी अथॉरिटी माना जाता है, उन्होंने एक पेपर लिखा जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम था द डेथ ऑफ संस्कृत। सबसे बड़ा विद्वान वो लिख रहा है। उसके बाद आप ये देखिए कि उसने उसके अंदर ये लिखा कि संस्कृत इज एन ऑप्रेसिव लैंग्वेज, संस्कृत मूलतः शोषण करने वालों की भाषा है और उत्पीड़न की भाषा है। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं शेल्डन पॉलक के साथ, ये आपको बता देता हूँ। उन्हें एक हमारे शंकराचार्य हैं, ठीक है ना, नाम नहीं लूंगा, वो ये चाहते थे कि वो ब्रांड एम्बेसडर बने संस्कृत के, राष्ट्रपति से संस्कृत भाषा के विकास में योगदान के लिए पुरस्कृत। इसके अलावा 2010 में जो है पद्मश्री से सम्मानित। ये सब जो संस्कृत का वो योगदान कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इन्फोसिस का प्रोजेक्ट है मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी। अब मैं जो आपको बता रहा था कि 100 साल अगले क्या चुनौती है, उन्होंने 100 साल का वो प्रोजेक्ट बनाया है, 100 years का प्रोजेक्ट है वो। उसके अंदर वो भारत के जितने क्लासिकल लिटरेचर है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं अंग्रेजी के अंदर। उसके जनरल एडिटर 2022 तक शेल्डन पॉलक थे। और अभी जो उसका एडिटोरियल बोर्ड है उसके अंदर एक सज्जन है जिनका नाम है रंजीत होसकोटे। और ये टाई अप हुआ है हार्वर्ड के साथ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस उसको छाप रही है। लिस्ट आप देख लीजिएगा जो कौन सी किताबें छपी हैं। जो रंजीत होसकोटे जो अभी एडिटोरियल बोर्ड के एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं, उनका भी स्क्रॉल में एक आर्टिकल छपा था जिसमें उन्होंने कहा कि गाजा, कश्मीर और मणिपुर, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। तो ये शेल्डन पॉलॉक, वेंडी डोनाइजर की किताबें आज भी जो है वो भारत की यूनिवर्सिटीज में रेफरल पॉइंट के तौर पे यूज की जाती हैं। शेल्डन पॉलॉक को ही रेफरल पॉइंट के तौर पे यूज किया जाता है।
एलिस्टर लैम को ही कश्मीर पर रेफरल पॉइंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो हम थोड़ा ऑक्सफोर्ड यूनियन में हमने हंगामा कर लिया, तो चुनौती बहुत बड़ी है और वो 100 साल के प्रोजेक्ट पे काम कर, और फंडिंग कौन कर रहा है? इन्फोसिस फाउंडेशन। नहीं, बिल्कुल ठीक है अरुण जी, ये जो आपने बात कही ना, मैं इसको अब थोड़ा सा और विस्तार देता हूं तो संदर्भ से। डेलरिम्पल तो पूरे देश में घूमते हुए सब ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन ये ठीक वैसे ही है ना, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा ना कि 47 में जब भारत आजाद हुआ तो कहने को तो आजाद हो गया, लेकिन जो काले कह लीजिए, गोरे कह लीजिए, थोड़ा बीच वाले कह लीजिए, मिक्सचर, शंकर प्रजाति कह लीजिए, कुछ भी शंकर प्रजाति कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको शायद भारत की बात तो करनी नहीं थी। और ये जो आपने कहा ना कि इन नामों के जरिए हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार वो बताए जाते हैं, तो वो ठीक ऐसे ही जैसे कोई भारतीय घूमने गया लंदन और लौट के आया तो अपने गांव में बता रहा है कि अरे वहां तो हर बच्चा अंग्रेजी बोलता है। तो हमारी जो उससे प्रभावित होने वाली जो कुंठाहीन ग्रंथि है, वो शायद, और बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा शायद क्या सच में, चूंकि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री वो आचार विचार व्यवहार जीवन पद्धति से अंग्रेजी ही जैसे थे, तो इसलिए हमें वो कुंठा हो गई, तो हम सब कुछ उनके पैमाने से देखने लगे। लेकिन अब इसको थोड़ा उलट के भी देखना चाहिए। जो लोग कश्मीर को गाजा और उस तरह से तुलना करते हैं, तो अब कश्मीर मुद्दा नहीं है। वो जिन्ना इंस्टीट्यूट जो बैंकॉक में प्रतिवर्ष एक कॉन्फ्रेंस कराता था, जिसमें हमारे देश के स्वनाम धन्य पत्रकार जाते थे, जिनमें एक पत्रकार महोदया के चक्कर में हमारे सैनिकों की जान चली गई थी, जाते जाते बची थी कुछ लोगों की, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, टीवी पर अब उनका नाम क्या लेना, वो बंद हो गया। अब जब आपने भारत में वो पॉइंट जिसको कहते हैं नट बोल्ट टाइट कर दिया, एक मोर्चे पर ठीक हुआ, दूसरा मोर्चा क्या ठीक हुआ? हमने तय किया कि हमारे दोस्त या दुश्मन कौन होंगे। अभी तक क्या था कि उसको कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि वो तो गुट निरपेक्ष वाली पॉलिसी थी, तो भारत की बात कहां थी? तो आप खड़े हो गए, अच्छा ठीक है भाई, हमें डर लग रहा है, सामने वाले से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते, तो हमने कहा अमी जी ऐसा करते हैं, हम लोग थोड़ा किनारे बैठते हैं, इन लोगों को लड़ने देते हैं और हम सब कमजोर लोगों के समूह बना लेंगे। तो ये भारत की बात कहां से होगी? आज भारत की बात हो रही है। जब आप कहते हैं कि रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो चाइना का एक सर्वे क्या कहता है? वो कहता है, सर्वे क्या, बाकायदा उनकी बड़ी रिसर्च है, वो कहते हैं कि भारत में कट्टर मुसलमानों पर रोक ही इसलिए लग गई, वो ज्यादा कट्टर इसलिए नहीं हो पाए, उनको उस थ्रेट को, भारत ने उस चुनौती को अच्छे से निपट लिया। क्यों? क्योंकि यहां हिंदू धर्म है, नंबर एक। जो अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट आज की जो रिपोर्ट दे रहे हैं, ताजा रिपोर्ट क्या कहती है? वो कह रहे हैं कि भारत सुपर पावर के तौर पर, जिसको कहते हैं ना कि शुरुआती कदम बढ़ा चुका है, अब इसके आगे के जो 25 साल होंगे वो बड़े महत्वपूर्ण होंगे, और हमारे देश की सरकार उस आगे के 25 साल के लिहाज से तैयारी करती दिखती है। नंबर 3 क्या है? जब दुनिया कॉन्फ्लिक्ट में फंसती है तो उसको भारत याद आता है। जो यूक्रेन के वोलोदिमीर जेलेंस्की, वो परेशान थे कि नहीं नहीं ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, अब वो थोड़ा फिलर दे रहे हैं, थोड़ा एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई व्लादिमीर पुतिन के साथ कुछ रास्ता निकल सकता है क्या। तो मुझे लगता है कि भारत ने ये जो यात्रा की है, इस पर थोड़ा बात करनी चाहिए। वो पक्ष एकदम दुरुस्त बात है और उससे हम थोड़ा निकले। हाँ, ये जरूर है, इस पे तो मैं भी मानता हूं, अभी आनंद जी बैठे हुए हैं और मैं तो मानता हूं कि ये गजब जागरण के जरिए अलग जगाए हुए हैं। साहित्य अकादमी तक में तो अपना वक्ता तय नहीं करा पाते हैं, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन हम कर रहे हैं, भारत की बात हो रही है, मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा बात करनी चाहिए। मैं एक चीज और बताती हूँ। आपने जो कहा अरुण जी, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, परंतु मैंने एक चीज और देखी है अभी कुछ वर्षों में। अच्छा, आपने जो शेल्डन पोलॉक का नाम कहा या वेंडी डोनाइजर का नाम कहा, आप कभी शेल्डन पोलॉक को सुनिएगा। उस मनुष्य ने जो भी उसका एजेंडा है, जो उन्होंने कहा एकदम सही है, बहुत खराब एजेंडा है, पर पूरा जीवन उसने केवल ये सीखने में चला दिया। वो संस्कृत बोलते हैं, हमारे कितने विद्वान बोलते हैं, इन द सेंस जो इन और भारतीय भाषाओं में लिख रहे हैं। आज भारत में जो भी फिक्शन रामायण महाभारत के नाम पे लिखा जा रहा है, वो कोई भी संस्कृत नहीं पढ़ते, कहीं सुनी बातों पर। दे ऑल वांट शॉर्टकट्स, और उसमें बहुत सारे जो हमारे राइट विंग साइड के आगे वो भी आ जाते हैं, रिगर नहीं है। So they have done something which was very difficult to challenge, and we did not have the willpower. हमारे में willpower ही नहीं था कि इनको चैलेंज करें। हमारे में तो ये था ना, अरे गोरा हमारे बारे में बोल रहा है, वाह 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 कितना मजा आ गया है ना, हम तो उसी बारे में खुश हो जा रहे हैं। वही अगर शंकराचार्य मान रहे हैं, मतलब उनको भी ये लगा ना कि बाहर वाला वो हमें रिप्रेजेंट अच्छा करेगा। उनका क्या भाव है ये हम नहीं समझे, परंतु आज
बहुत छोटे पैमाने पर उसका चैलेंज होना शुरू हो गया है, इंक्लूडिंग पीपल लाइक शेल्डन पोलॉक, जिनको प्रश्न तक नहीं किया जाता था। अभी दिल्ली बुक फेयर जब हुआ था तो विलियम डैलिम्पल का वहाँ पे बुक साइनिंग था, और विलियम डैलिम्पल उनके जो पब्लिशर है, मेरे पब्लिशर और भी 2-3 साई दीपक वगैरह के जो पब्लिशर है वो एक है। तो इट वाज सच अ झटका फॉर हिम कि बाकी इंडिक ऑथर्स के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और उनके पास जो एक जमाने में होता था कि वो राजा है, ऐसा वो भाव होता था, वो धीरे धीरे पब्लिक साइड से कम हो गया है। अभी भी एकेडमिया में चैलेंज कम नहीं हुआ, एकेडमिया के आज भी वो राजा है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में आज भी उनका चलता है, पर जमीनी तौर पर चैलेंज होने लगा है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे हमारे इंटेलिजेंस और हमारा रिसर्च और स्ट्रांग होगा, रिगर के बिना कुछ नहीं हो सकता, उस पर हम शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। आई थिंक वो एक चीज हमें अपने लिए भी समझनी चाहिए, तो बदलाव आएगा। इसीलिए इस बार जो विलियम डैलिम्पल की जो पुस्तक आई है कि वो भारत के पास्ट की, द ग्लोरियस पास्ट की बात कर रहे हैं, उनको जब पूछा किसी ने कि आपने ये क्यों लिखा, बिकॉज आप देखिए अभी तक उन्होंने जो लिखा था वो सारा मुगल कितने अच्छे थे, इस्लामी जो राजा थे वो कितने अच्छे थे, उनकी जाहो जलाली फलार ढिकाना, इसी सब पे लिखा है। अचानक से उनको भारत का पास्ट, ग्लोरियस पास्ट, हिंदू पास्ट क्यों याद आ गया? क्योंकि उनको लगा कि भाई मार्केट तो यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर है, और उनको लगा ये जो राइट विंग फैनेटिक्स है जो हम सब हैं, हम सब उनसे छीन लेंगे जो उनका टर्फ है ना वो। इसीलिए उनमें वो बदलाव आ रहा है, इसीलिए वो जाके कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो भारतीय साहित्यकार हिस्टोरियंस है, जो लेफ्ट विंग हिस्टोरियंस है, उन्होंने अच्छा नहीं किया। ये सब आप बीच बीच की बातें कर रहे हैं, बट कर तो रहे हैं, पहले तो ये भी नहीं था। तो धीरे धीरे बदलाव आएगा ऐसा लगता है, बट इट्स अ वेरी, ये बहुत सही बात है। नहीं, मुझे लगता है जो आपने कहा ना कि भारत की बात मजबूत तब होगी कि जो भारत की बात करने वाले अपने लोग हैं या इस विचार को अच्छे समझने वाले हैं, वो थोड़ा मेहनत करें, शॉर्टकट वाला काम न करें। अच्छा ठीक है, ऐसे मंचों पर ये कहने में थोड़ा खतरा भी है, पता नहीं कौन बुरा मान जाए। पुस्तक लिखिए तो अपनी मौलिक पुस्तक लिखिए, आप नहीं लिखेंगे तो उससे कोई देश समाज में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप बिना मेहनत के लिख डालेंगे, कॉपी पेस्ट से लिख डालेंगे और आपका वाला संदर्भ रद्दी और कूड़ा निकलेगा तो वो मुश्किल है। और ये ठीक बात है, ये आपसे मैं सहमत हूं कि भारत की बात करने वालों को थोड़ा उधर जाना चाहिए, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है, अभी मुझे लगता है कि वो महत्वपूर्ण है। इन जितने नामों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग भी अरुण जी अब इनकी चर्चा करना बंद करें। है क्या ना कि इतने नाम आपने बता दिए, इन बच्चों को एक को नहीं पता था, ये सब अब खोजने लगेंगे। मैं सही बता रहा हूं, मैं लगातार इन कार्यक्रमों में जाता हूं और मुझे लगता है कि अब हमें अपने प्रतीक, अपने लेखक, अपने जो लीडरशिप वाले हैं, अपने जो लोग जो आगे, उनकी बात करनी पड़े। होता क्या है कि कई बार हम ये भी करते हैं कि अच्छा, हम कहते हैं कि वो ऐसा कर दे रहा है, अब उसको खोजने 4 लोग चले गए। तो थोड़ा सा ये भी एक भारत की बात में, और अभी ये बात से मैं सहमत हूं कि अभी भी जो ऊपर के संदर्भ हैं, और हो सकता है कि सरकारों में बैठे हुए लोग भी जो ऊपर हों वो इन्हीं को सुन रहे हो, इन्हीं को पढ़ रहे हो, लेकिन ये जो पब्लिक है ना, और देखिए मैं तो बार बार कहता हूं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसने कैसे बदला है आप समझिए। तो हमारा मीडिया, हमारे समाचार पत्र, हमारे हिसाब से काम करने वाले लोग, भारत की बात करने वाले लोग, वो प्रभावी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो बदलाव हुआ है, और निश्चित तौर पर उसमें सरकार की भी भूमिका है, नरेंद्र मोदी सरकार के आने की भी भूमिका है, ये भी मैं बिना संकोच कह रहा हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने एक संदर्भ सेट किया बेसिकली, क्योंकि मैं जिस परिदृश्य को देख रहा हूं, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आ रही है, अगले 15-20 साल में मुझे लगता है कि ग्लोबल क्लासरूम्स हो जाएंगे, और उन ग्लोबल क्लासरूम्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो टेक्स्ट जो चलेंगे, वो यही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो टेक्स्ट होंगे वो चलेंगे। हम तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो है वो एनसीईआरटी की किताबों को ही बनाने में उलझे हुए हैं, लेकिन जब तक हम इस चीज़ को करेंगे तो एक जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसको में जो सांस्कृतिक विमर्श होगा, और खासकर जो युवा जनरेशन है वो प्रभावित होती है इन सब चीज़ों से। तो एक चीज़ ये, दूसरा मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण, क्योंकि ये 2 तरीके से चलता है जो है प्रोसेस जो है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक और शेल्डन पॉलॉक और इन सब का मैंने नाम लिया, एक और व्यक्ति का मैं नाम आपको बताता हूँ जो बिल्कुल दूसरी तरफ है, वो है, उनका नाम है प्रोफेसर एमजी बोकरे।
एमजी बोकरे जो है वो नागपुर यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे इकोनॉमिक्स के, और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी, जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ की भी स्थापना की और बहुत अच्छे अर्थचिंतक थे, तो उनके बहुत अच्छे मित्र थे। और बोकरे जो है उनके बारे में ये माना जाता था कि उनकी जो क्लास होती है वो कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब रिक्रूटमेंट की क्लास होती है। वो रेडिकल लेफ्टिस्ट थे बेसिकली जो है, और पोलित ब्यूरो के साथ एसोसिएटेड थे, मार्क्सिस्ट का थिंक टैंक थे इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस पे। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो है, हालांकि दोनों वैचारिक विरोधी मतलब अलग अलग विचारधाराओं से, तो एक दिन ठेंगड़ी जी ने उनसे ये कहा कि आप एक बार देखो कि जो भारतीय वांग्मय है, जो भारत के पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें कोई भारत का अर्थ चिंतन है क्या, कि हम सिर्फ अर्थशास्त्र की बात करके और तो कोई अर्थ चिंतन उसमें है। तो एमजी बोकरे ने पहले संस्कृत सीखी, 50 साल से ऊपर उनकी उम्र थी, फिर उन्होंने 11-12 साल अध्ययन किया, फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था हिंदू इकोनॉमिक्स। वो पुस्तक कमाल की पुस्तक है, मतलब तब तक वो वैचारिक रूप से अध्ययन के दौरान ही वो शिफ्ट होकर जो है मार्क्सिज्म से जो है वो हिंदुत्व की तरफ आ गए या राष्ट्रीय विचारों की तरफ आ गए। लेकिन एमजी बोकरे की उस पुस्तक को प्रकाशक नहीं मिला। एमजी बोकरे की वो पुस्तक एमजी बोकरे ट्रस्ट ने छापी है, और बहुत कम, मतलब मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं और मैंने हाल में खासकर उनकी इस पुस्तक का जो है अध्ययन किया। तो एमजी बोकरे की उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, उसमें पूरी एक ऋग्वेद से लेकर और शुक्र नीति तक जो है वो सारा एक भारतीय अर्थचिंतन की बात की गई है, और वेग तरीके से नहीं की गई। जो अर्थशास्त्र के अगर यहाँ विद्यार्थी हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा है, तो बाकायदा जो थ्योरम्स आप पढ़ते हैं, कीन्स की जो है, कुजनेट्स की जो है, जो भी आप इकोनॉमिक्स की थ्योरम्स पढ़ते हैं, उन्होंने उस थ्योरम्स के कॉन्टेक्स्ट में बात की। बहरहाल उस किताब के बारे में कभी चर्चा नहीं हुई, उस किताब को लेकर जो है दबा दिया गया उसको। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है बेसिकली, और उसका एक प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि एमजी बोकरे की किताब को समझने वाले ही बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उसके लिए आपको भारतीय वांग्मय की भी समझ चाहिए और आपको उसके लिए अर्थशास्त्र की भी समझ चाहिए। और जो अमी जी ने कहा कि रिगर आप देखिए कि 12 साल 50 साल की उम्र के बाद जो है संस्कृत सीखना और उसके बाद किताब लिखना जो है उसके ऊपर, और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने ही उसकी जो है वो प्रस्तावना भी लिखी है। तो मैं आप सब लोगों को सुझाव दूंगा, वो ऑनलाइन भी किताब उपलब्ध है, तो आप उसको मंगाएं और आप उसको पढ़ें। तो ये इस तरीके के जो प्रयास है बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उन सारे प्रयासों को जो है वो एक तरीके से दबा दिया गया। तो अब जब भारत की बात हो रही है, तो मुझे लगता है राजीव मल्होत्रा ने, जैसे शेल्डन पोलॉक को छोड़ा नहीं, राजीव मल्होत्रा ने उसका काउंटर किया जो है, ठीक है ना। और उसके बाद और भी जो है कई वेस्टर्न वो थे। लेकिन एक और चीज ये हो रही है जो हर्षवर्धन जी, जो चुनौती हमने भारत में देखी ना, वही चुनौती अभी दुनिया में है। कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, डेविड फ्रॉले, जो भारतीय संदर्भों में, जिन लोगों ने डेविड फ्रॉले को नहीं पढ़ा वो जरूर पढ़ें, ठीक है ना, कोनराड एल्स और डेविड फ्रॉले। डेविड फ्रॉले को कहीं कोई फैकल्टी पोजीशन पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिली, जबकि वो इतना विद्वान व्यक्ति है। डेविड फ्रॉले को पद्मा अवार्ड मिलता है 2015 में जाकर, जब सरकार बदल गई, और शेल्डन पोलॉक को मिलता है 2010 के अंदर। लेकिन इस सरकार ने ये अच्छा काम किया कि शेल्डन पोलॉक को मिला था पद्मश्री और डेविड फ्रॉले को मिला पद्म भूषण, जो है उससे ऊपर का अवार्ड दिया उन्होंने। लेकिन कुल मिलाकर जो भारत की बात, जो एक चुनौती है, जैसे यहाँ एक इकोसिस्टम था जिसने भारत की बात करने वालों को, जो रियल भारत था, वास्तविक भारत था, उसकी बात करने वालों को जो है वो पूरी तरह से टारगेट किया। वो स्थिति अभी पूरी दुनिया के अंदर कायम है। मुझे लगता है भारत में हमने इसको काफी हद तक ओवरकम कर लिया है, उस आत्मविश्वास के साथ आर्थिक और रणनीतिक और विदेश नीति के अलावा अब समय ये आ गया है कि हम सांस्कृतिक मोर्चे पर काम करें। उसके लिए एक सॉल्यूशन है, एक सुझाव है, जो इसमें सरकार और जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं और जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, हम सब लोग हैं, मिलकर कर सकते हैं। हर विश्वविद्यालय के अंदर आप एक चेयर स्थापित करें, कम से कम जो है, या 2-3 चेयर स्थापित करें, और उस पे जो इंडिक थॉट वाले लोग हैं बेसिकली, जो उसका क्राइटेरिया वो बनाए, तो आपका जो है 5, 10, 15 साल के अंदर जो है वो डिस्कोर्स बदल जाएगा। इनफैक्ट कल जो 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ, आप मुझे बात बताइए, 15 साल पहले एक का नाम था क्या, हिंदुत्व कुछ तो था, और दूसरा था वो
हाँ, वो जो 2 पुस्तकें कल जो विमोचन हुआ, 15 साल पहले ऐसी पुस्तकों को अच्छा पब्लिशर ही नहीं मिलता। तब का तो जाने दीजिए। आज अगर आप पेंगुइन देखो, ब्लूम्सबरी देखो, ये सारे इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस है। उनके जो टॉप चार्ट्स है ना, वो सब आप देखिए। ये साई दीपक की बुक्स हो या विक्रम संपत की बुक्स हो, आपको पता है इसके बारे में पब्लिशर ही नहीं मिलते थे। सावरकर की पुस्तक को हाथ लगाया पेंगुइन जैसे मेन स्ट्रीम पब्लिशर ने। ये पॉसिबल ही नहीं था 10-12 साल पहले, पर आज वो हो रहा है। एटलीस्ट भारत में बदलाव हुआ है। इंटरनेशनली टाइम लगेगा, पर भारत में तो हुआ है। और ये वो कोई हमारा, ये भी बात समझनी चाहिए कि वो लोग कोई हमसे कोई प्रेम नहीं हो गया है, पर दे नो कि मार्केट अब यहाँ है, पैसा यहाँ से आने वाला है। तो धर्मस्य मूलम अर्थ, तो अर्थ तो चाहिए ही, और उसमें भी काम हम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। नहीं, ये ठीक बात है। तो मतलब धर्म काम मोक्ष तभी चलेगा जब अर्थ रहेगा। और एक जिसको मुझे लगता है कि जब भारत की बात हम करते हैं, और चूंकि सारे नौजवान बैठे हुए हैं विश्वविद्यालय, मैं ना एक चूंकि हर्षवर्धन जी जो है वो सोशल मीडिया पर तो और डिजिटल उसमें काफी वो रहते हैं, तो वो मॉडरेटर है, लेकिन मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मतलब एक क्वेरी भी है और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी उससे लाभ होगा। ये जो पूरा आप मतलब जो भारत में सोशल मीडिया का, क्योंकि मार्केट सोशल मीडिया में भी जैसे वो कहा, तो पूरा जो आप नैरेटिव जो भारत के अंदर बिल्ड होता है, ठीक है ना, और जो डिजिटली दुनिया के दूसरे हिस्सों के अंदर बिल्ड होता है, तो वो उन दोनों के बीच आप कोई द्वंद्व देख रहे हैं? जैसे कि एकेडमिक वर्ल्ड में तो अभी है कि भारत में ठीक हो गया मामला, लेकिन बाहर जो है वो है। तो इसको आप जो है वो किस तरीके से, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल जो है वो काफी प्रोमिनेंट है और फीडबैक भी आता होगा और लोगों से भी इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये एक पैरेलल मीडिया, पैरेलली मैं तो कहूंगा अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया है बेसिकली, खासकर यूएस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया। तो मैं इस पे चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जो है वो प्रकाश डालें। नहीं, ये अच्छा सवाल है। मैं दूसरी तरफ जा रहा, तो उसको मैं आगे बात करूंगा। देखिए, एक तो ये कि जो हम जिसको कहते हैं ना कि अब हम पहली कतार में खड़े हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज दुनिया में चल गई। जैसे मैं एक बताता हूं, मैं अब वो किस सन में था वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। मेरे एक अमेरिका में रहने वाले दोस्त ने मुझे हाई फाइव का इनविटेशन भेजा। वो हाई फाइव वो सोशल मीडिया था, वो अमेरिका में चल रहा था। मेरा एक दोस्त था, वहां से उसने भेजा और मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी जुड़ जाता हूं। अब मैं वहां गया तो वहां न तो भारतीय थे, न भारत की बात करने वाले लोग थे, हिंदी की भी बात करने वाले लोग नहीं थे। अब जरा आज के संदर्भ में बात करें, आफ्टर 2005 के बाद से लगभग एक दुनिया में वो जिसको कहें कि सोशल मीडिया कह लें, न्यू मीडिया कह लें, तो वो चेंज आया। अब उसमें भले ही प्लेटफॉर्म कोई हो, दुनिया का कोई मंच हो, लेकिन उसको ड्राइव कौन कर रहा है? ड्राइविंग सीट पर इंडियन बैठे हुए हैं। चाहे आप कंपनी के सीईओज की लिस्ट में देखें या फिर आप उनको न देखें जो यूजर है, एंड यूजर है। तो जो बैलेंस है वो नैरेटिव का बैलेंस बना। अब एक और रोचक बात मैं बताता हूं कि आज के समय में यूट्यूब आ गया, आज के समय में ये सब आ गया, तो पैसे से जुड़ गया, इसलिए उसका फर्क ज्यादा बड़ा दिख रहा है। लेकिन उससे पहले जब ब्लॉग आया था, तो वो सारे के सारे लोग पत्रकार नहीं थे जिन्होंने लीड किया। तो वो कौन लोग थे? वो अमेरिका में, दुबई में, कतर में, कुवैत में कहीं रहने वाले भारतीय थे, जो कोई इंजीनियर था, कोई किसी और में था, और उसको लगा कि नहीं अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तब फॉन्ट की भी प्रॉब्लम आती थी। तो अब हम यहां आ गए, तो मैं इसको 2 शब्दों में कहता हूं, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी। जैसे ही डेमोक्रेटाइज होगा, वो हिंदू पक्ष में चला जाएगा। ये मेरा अपना सिद्धांत है कि जहां लोकतांत्रिकरण बढ़ा, वो हिंदू पक्ष में जाएगा, और जैसे ही हिंदू पक्ष में जाएगा तो भारत की बात मजबूत होगी। अब उसका आप कमाल देखिए कि जो जैक डोर्सी का ट्विटर था, वो क्या कर रहा था? उसने भारत में जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उनको ट्विटर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और आज अभी डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं, तो अमेरिका में क्या हुआ है? जो लेफ्ट लिबरल हैं, और वो तो बड़ा कमाल है, अभी जी वो वीडियोस देखिएगा, बड़े आनंददायी हैं। वो जो लेफ्ट लिबरल कबाल वाली महिलाएं हैं, वो सरवर मुड़ा के और चिल्ला रही। मतलब यहां तक पहुंच गया। कहां भारत में राष्ट्रवादियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ना था। तो जो आपने कहा ना कि जो नैरेटिव है वो हम सिर्फ यहीं कर रहे हैं, अपने इको चैम्बर में है या बाहर है, तो खूब अच्छे से कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चुनौती है जिसको मुझे लगता है समझना चाहिए, और आप लोग उस चक्कर में मत पड़ा करिए। वो एक विपक्षी नेता है, वो पूरे बिजनेस को और सबको खराब करते हैं। बिजनेस नहीं होगा तो आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप लोग इसको समझिए जरा, आप लोग भी आवाज उठाइए। और वही चीज है, आज हमारे पास हमारे बिजनेसमैन, हमारी कंपनियां थी, तो हमारा अपना नेटवर्क है। हम दुनिया में
फास्टेस्ट 5G नेटवर्क वाले देश हैं। चीन से भी तेजी में हमने अपने देश में 5G वो इंप्लीमेंट कर दिया। ये हमें जानना चाहिए, हमारे लिए गर्व की जो बात है। दुनिया में सिर्फ 5 देश हैं जो सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, उसमें एक है। ये गर्व की बात है, हमें ये जानना चाहिए। दुनिया में सिर्फ 5 एलीट क्लब हैं जो देशों के जो स्पेस मिशन करते हैं, और उस स्पेस मिशन के जरिए मौसम, खेल, विज्ञान, ट्रैफिक, दुनिया भर की चीज, सिग्नलिंग। आपको लगता है ना हम क्यों पीछे रह गए? भाई हमारे यहां जब सिग्नलिंग सिस्टम ही आएगा चाइना से या अमेरिका से, हुआई करेगी तो थोड़ी ना करेगी, हमारी कंपनियां वो कर रही हैं। हम जिसको कहते हैं कि बेसिक हमने वो तैयार कर लिया, तो भारत की बात यहां मजबूत हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। जब कोविड काल था तो क्या हुआ, आज भी आप लोग कुछ गाड़ियां खरीदते होंगे तो उस पर साल साल भर की वेटिंग है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी बना नहीं पा रही, कंपनी खूब मजे से बना लेती है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग की राह में कोई रोड़ा नहीं है, कोई अब रेडियो लाइसेंस पे नहीं मिलता है। लेकिन हुआ क्या, उसमें लगती है चिप। अब आप सबको अच्छा लगता है कि भाई ऑटोमेटेड होनी चाहिए। पहले वाला तो है नहीं कि स्टीयरिंग चला रहे हैं तो पूरा थोड़ा ताकत वाकत होनी थी, तब स्टीयरिंग मुड़ती थी। एम्बेसडर की स्टीयरिंग जिसने मोड़ी होगी या महिंद्रा जीप की याद हो। आज क्या है, उंगली से चला देते हैं स्टीयरिंग। वो सब क्यों हो पाया? सब कुछ ऑटोमेशन में गया। अब एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है ऑटोमेशन इंडस्ट्री। इन दोनों में हम लीडरशिप रोल में आ गए। जब भारत की बात कर रहे हैं तो ये समझना, और विशेष करके जब नौजवानों के बीच में बात कर रहे हैं तो ये समझना पड़ेगा, उस वक्त ताइवान से, चाइना से चिप आनी बंद हो गई। तो हमारे देश में कोई भी कार, कोई भी लैपटॉप, कोई भी मोबाइल, यानी जो भी ऑटोमेशन पर है, आज आप एजेंसी में जाते हैं तो इंजीनियर आता है, आपके बोनट पर लैपटॉप रखता है और वहीं इंजन के पास वो लगाता है और उसी पे सारा आपका देख लेता है, गाड़ी में क्या खराबी है, कौन सा वाला शीशा उतर नहीं रहा है। अब ये ऑटोमेशन और एआई का कमाल है, वहां हम लीडरशिप पोजीशन में आ रहे हैं। मतलब ढेर सारी चीजें आपको जो दिखती है और ढेर सारी चीजें जो नहीं दिखती, तो वो हम ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें हम लीडरशिप पोजीशन में हैं। और उसमें उन्होंने बड़ा रोल निभाया है। किसने? जिन्होंने कमला को हरा दिया और उषा के पति को जिता दिया। ये समझना पड़ेगा, जिन्होंने कमला को हराया, जिन्होंने उषा के पति को जिता दिया, जेडी वैंस को, तो वही वाले हैं। उन्होंने आज दुनिया में कब्जा कर रखा है, जिसको हम एक समय में कहते थे ना कि ब्रेन ड्रेन हो गया। अब हमारे देश की सरकारें उस वक्त अगर थोड़ा सा कलेजा कड़ा करती और कहती कि भाई हम अपने लोगों को रखेंगे, तो क्या होता, आज हम यहीं पर वो सारी चीजें कर रहे होते। लेकिन आज वो गूगल, आज वो यूट्यूब, आज वो माइक्रोसॉफ्ट, आज वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, वो जो भी कर रही वो हमारे लोगों के जरिए कर रही। अब हम उधर बढ़ रहे हैं। लेकिन चुनौती क्या है? अब सोशल मीडिया का हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में दुनिया गवर्न होगी इसी सोशल मीडिया। अभी पिछला इलेक्शन में आरोप लगा था, फेसबुक पर आरोप लगा, मेटा जॉब हो गई है, यूट्यूब पर आरोप लगा, एक्स पर आरोप लगा, और अभी अमेरिकी चुनाव में एलन मस्क के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने चेंज कर दिया सोशल मीडिया। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिए चुनौती है, जहां अमित शाह का झूठा वीडियो डाल के और राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम चला देती, कांग्रेस की टीम झूठा वीडियो चला देती। अभी भी एक झूठा वीडियो डाल दिया था ओ चंपाई, जबकि वो झूठा वीडियो था, लेकिन कांग्रेस की जो सोशल मीडिया की आईटी की हेड है उसने चला दिया। तो हमें जो ये वाली चुनौती है, जो भारत की बात मजबूत होने में इसकी बाधा है, अगर उसको कहें, लेकिन दूसरे फ्रंट्स पर हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ा खतरा है, उस पर मैं आप दोनों लोगों से चाहूंगा कि आप बताएं। वो खतरा ये बड़ा है कि आपने अभी एक शब्द कहा कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो आ गई, हमारे कुलपति लोग ही नहीं पढ़े लिखे हैं लग रहा है। अब विश्वविद्यालय में बैठ के मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि इसके बाद मेरे लिए चुनौती बढ़ जाए। राष्ट्रीय नहीं, यहां के नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कर रहा हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आज तक देश के विश्वविद्यालयों में लागू ही नहीं किया जा सका है। 1-2 कॉन्फ्रेंस में गलती से रहना हो गया। हम तो पत्रकार हैं, लेकिन कभी कभी इन जगहों पर भी चले जाते हैं, थोड़ा बहुत एकेडमिक्स में भी रहे। स्थिति यह है कि कोई ऐसे ढंग के लोग नहीं है जो बता सके कि हमने ये बदलाव कर दिया। ये जो चुनौती है भारत की बात में, पहले अमीर जी और फिर अरुण जी, इस पे थोड़ा सा मैं आप लोगों की बात जानना चाहूँ। बीच में एक किसी आईआईटी में मेरा एक टॉक था, स्टूडेंट्स ने रखा था टॉक। तो जो मैं कह रही थी ना कि मुझे एक बात की जो खुशी है कि इस मामले में लीड बच्चे ले रहे हैं, यंगस्टर्स ले रहे हैं। पर वहाँ पे वो टॉक था और वहाँ पे एक यूएस से सज्जन आए थे जिन्होंने बहुत सारा डोनेशन भारतीय एजुकेशन के लिए किया है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित किए यहाँ पर, ठीक है। सो इतने बड़े दिग्गज है वो, हु इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। तो वो ऑफकोर्स मुझे जानते नहीं थे, तो किसी ने परिचय कराया और कहा कि ये जो है ये महाभारत रामायण पर लिखती हैं। तो ऐसे देख रहे हैं कि क्या आप भारतीय हैं और काफ़ी मतलब दिग्गज हैं जो फंड करते हैं
एजुकेशन में, ठीक है। तो ऐसे देख कर कहते हैं, क्या मैडम यू आर स्टिल स्टक इन द पास्ट, क्या महाभारत रामायण, आगे बढ़ो, टेक्नोलॉजी की बात करो, फिर कोई बात होगी। तो मेरे साथ जो इंट्रोड्यूस करा रहे थे, क्योंकि वो मेरे काम से बहुत खुश थे, तो वो इंट्रोड्यूस करा रहे थे और उन्होंने कहा कि सर ये मैम जो है ना, ये IIM में पढ़ी हैं और देश विदेश में इन्होंने काम करा है। तो बोले IIM में पढ़ी है, विच IIM? सो आई सेड IIM अहमदाबाद। और उनका पूरा चेंज। तो उनको इस बारे में कोई अच्छा नहीं लग रहा था कि महाभारत रामायण की बात चल रही है, पर अच्छा IIM से है तो कुछ अच्छा होगा। ये वृत्ति जो है ना, ये एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है। आप सही कह रहे हो कि आज भी उस लेवल पर जो टॉप ब्रास है हमारा एजुकेशन में, उसमें भी ये है कि भाई ये सब क्यों पढ़ना है, इससे क्या होगा। हाँ, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप जब तक देखिए, यूएस से एक बात सीखने वाली है। लोग कई बार ये कहते हैं कि यूएस का जो है वो डीके हो रहा है, फॉल हो जाएगा। मेरा मानना ये है कि अगले 100 साल तक यूएस जो है वो सुपर पावर बना रहेगा। उसका कारण बड़ा सिंपल सा है, उन्होंने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से डेवलप किया है कि जो वर्ल्ड का बेस्ट टैलेंट है वो उन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाता है, काम करता है, मौलिक रिसर्च करता है, और जब तक वो लोग वहां पे रहेंगे यूएस जो है वो हमेशा लीड करता रहेगा। मेरा अपना ये मानना है जो है। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस उनके कैसे बने हैं कि उनकी सरकार से फंडिंग नहीं होती, एंडाउमेंट्स उनको फंड करती हैं, उनमें ऑटोनोमी है। तो जब तक ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से जो है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को बेसिकली बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि किसने कितनी किताबें लिखी हैं या किसने कितना अच्छा काम किया एकेडमिक, उसके हिसाब से लिटरल एंट्री भी नहीं हो पाती। आप ये देखिए ना कि लेक्चरर बनने के लिए मतलब एक आदमी ने अगर 25 साल प्रोफेशन में बिताए हो, उसने 15-20 किताबें लिखी हो, उसकी किताबों में PhD हो चुकी हो, लेकिन अगर उसने नेट का एग्जाम क्लियर नहीं किया तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता। दूसरा वाला पहलू भी है कि भैया किताब मतलब छापा खाना नहीं, किताब मतलब नॉलेज है। तो बहुत लोग बहुत किताबें लिख ली लेकिन किए नहीं। खैर वो सवाल आप लोगों के कुछ हैं तो वो आएंगे तो फिर उस पर आगे माइक दे दीजिए प्लीज उन्हें। हम बस 2 सवाल कर पाएंगे इस सेशन के लिए। हर्षवर्धन जी, इसी हॉल से रिलेटेड सवाल है, मालवीय सभागार है। जब हम ज्ञानेन सब लोग यहाँ पढ़ा करते थे तो इसमें ये जो ऊपर आपको नाम दिख रहे हैं, ये पहले शेक्सपियर, मिल्टन और तमाम ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस के नाम होते थे। ये जो परिवर्तन आया है इसको आप किस रूप में देखें? नहीं, मुझे लगता है कि ये अच्छा किया नवल जी आपने। भारत की बात का इससे सुंदर उदाहरण नहीं हो सकता। आज आप वाल्मीकि, सुश्रुत, रामानुजन, ये सारे नाम आप देख रहे हैं, चरक, कपिल, मतलब सारे ये नाम आप दिखते हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ भारत की बात प्रभावी है, ठीक से लोगों को समझ में आ रहा है, इंस्टीट्यूशन से लेके जो विद्यार्थी हैं वहां तक। बस एक ही मुश्किल है कि मानस को बदलने की बड़ी कोशिश हो रही है, तो वो बाधा ना हो जाए, बस ये एक संकट है। जी जल्दी से सवाल। प्रदीप कुमार अग्रवाल, मैंने प्राचीन इतिहास से ही PG किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 74 में। तो मैं भारत की बात रखता हूँ क्योंकि, और मैं प्रश्न इसलिए नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न हाँ अच्छा ठीक है प्रश्न देखिए, हम लोग सब भारतवंशी हैं, तो एक भारतवंशी दूसरे भारतवंशी से क्या प्रश्न करेगा भारत की बात में। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बस एक अच्छा प्रश्न ही कर दे रहा हूँ। प्रश्न देखिए, जूनागढ़ अब शिलालेख जो अशोक का था, उसमें एक शब्द आता है सर्वधर्म समभाव। और आज भी हमने जो सेकुलरिज्म की हिंदी की है, उस जूनागढ़ अभिलेख से सर्वधर्म समभाव, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा शब्द है, उसको न पकड़ के हम पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं, जो अपने आप में बहुत एक्सप्लेनेशन चाह रहा है। तो इसलिए सर्वधर्म समभाव से वो सारी बातें आ जाती हैं जो अम्मी जी ने बताई थी, वो सारी बातें सर्वधर्म सर समभाव। कृपया संक्षेप जी, धन्यवाद। जिनका सवाल हो कृपया सवाल लें। राय देने के लिए वक्ता मंच पर हैं, अगली बार आपको भी और आमंत्रित आपके करें। मन में आ रहा है किससे जवाब चाहिए तो वो भी बोलेंगे तो अच्छा रहे। सवाल सीधे। अमित जी, एक क्वेश्चन है बस कि जैसे आप लेखिका भी हैं, अपने ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटर भी रही होंगी, तो आपका लेखिका का धर्म हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो राजधर्म हो गया। आप अगर हो सकता है कि अगर कोई बच्चे हैं तो माता धर्म हो गया। तो आपके धर्म जो है एक ही व्यक्ति के, अमीर जी के 3 हो गए, लेकिन आपके 3 रिलीजन नहीं हो सकते हैं। तो रिलीजन और धर्म डिफरेंट हैं। इस पे जो है अभी भी हम लोग सेकुलर और धर्म निरपेक्ष कहते हैं, इस पे
क्या विचार है, क्योंकि ये कभी भी डिस्कस नहीं होता है हाँ। रिलीजन और धर्म के डिफरेंस को। सर आप थोड़ी इससे- देर से आए, हाँ। बहुत विस्तार से इस पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत विस्तार से अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा है उन्होंने। अगला प्रश्न ले लीजिए, तो एक और प्रश्न। त्रिपाठी जी, सवाल है कि जिस तरह से अमेरिका पूरे नैरेटिव को मास्टर करता है, मॉनिटर करता है, होल्ड करता है, भारत में उसका पैरेलल क्यों कुछ नहीं खड़ा हो पा रहा पिछले 10 साल से? जबकि मोदी जी हैं, मोदी जी हर चीज का वो कर रहे हैं, इस पे क्यों कमजोर हो रहे हैं? बहुत नहीं, धन्यवाद। अगर ये कमजोर होते तो मैं यहाँ आपको दिखता और आप मुझे पहचानते क्या? एक लाइन का सवाल है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि हम तो चूंकि यहीं से हैं और जागरण पढ़ते फिर जागरण में नौकरी करते बढ़े हुए हैं, ये देश का सबसे बड़ा अखबार अगर बन गया तो हमारा विमर्श कैसे मजबूत नहीं हुआ? हम गलती से 5,000 और 2,000 कॉपी छपने वाले और 10,000 20,000 देखे जाने वाले चैनलों के आधार पर अपनी धारणा बनाएंगे तो ये मुश्किल होगी। हमारा विमर्श मजबूत है। पिछले 10 वर्षों में जब शासक की भाषा, और एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो अलग अलग सरकारों के लिए काम करती है। उन्होंने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां जब वो सरकार में आए तो 15 में एक प्रपोजल भेजा, बहुत बड़ा प्रपोजल था। संयोगवश मेरे एक जानने वाले उनके मित्र थे जो इंडिया डायरेक्टर हैं उस ग्रुप के, और उन्होंने कहा कि ये चाहिए। क्या कहा गया वहां से? अलग अलग पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी की डेस्क है। उन्होंने कहा अगर पीएम को कुछ भेजना है हिंदी में लिख के भेजिए, और चूंकि मेरे पास वो काम आया मैंने उसको हिंदी में बनाकर भेजा। ये बदलाव है। कई बार बदलाव हमको दिखते नहीं, लेकिन हां, लंबा रास्ता तय करना है। 60 साल में जो लोग सत्ता संस्थानों में बैठे हैं, जो लोग रंग बदलने में माहिर हैं, उनसे निपटने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए थोड़ा प्रतीक्षा, धैर्य दोनों चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई प्रति प्रश्न समय- नहीं सर, प्रति प्रश्न नहीं, समय क्षमा हमारे करेंगे। पास नहीं है, एक अगले- प्रश्न और ले लीजिए, अभी समय है। कोई एक प्रश्न और लीन से लीजिए, इनको दीजिए। नमस्कार सर। मेरा आप सभी से सवाल है। कहा जा रहा है कि ये भारत की बातें हो रही हैं। मैं भी भारत का युवा होने के नाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये 2023 की गणना के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 625 के आसपास बिलियन डॉलर था, वो भारत का देश पर विदेशों से कर्जा है ये भारत पर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर देश का विकास भी हो रहा है, ये कर्जे भी बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार का ये विकास हो रहा है सर? बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछ लिया। ये तो मेरे मन का सवाल आ गया। आपके घर में होता क्या है कि हम लोग कई बार चीजों को सामान्य तरीके से समझ लें, दोबारा ऐसा भ्रम वाला प्रश्न ही मन में नहीं आएगा। मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाता हूं, मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूं, मैंने 1 करोड़ रुपए का घर ले लिया। मेरी सैलरी 2 लाख हो गई, मैंने अपने बच्चे को और बेहतर स्कूल में किया और मैंने 5 करोड़ का घर ले लिया। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो पेइंग कैपेसिटी है, इंटरेस्ट जो है वो मैं दे सकता हूं। तो जितने बड़े लोग होते जाते हैं उनके घर में कभी आपने नहीं देखा होगा, तो कर्ज बढ़ता है लेकिन उसकी पेइंग कैपेसिटी होती है। अब इसको जो अर्थशास्त्र के भाषा में कहते हैं कि प्रोडक्टिव आउटपुट है क्या। अगर आउटपुट आपका प्रोडक्टिव है और आप उस कर्ज को चुका पा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। भारत का जो कर्ज है वो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले उसको बोलते हैं डेट जीडीपी रेशियो, यानी कर्ज और सकल जो आपकी वृद्धि है उसका अनुपात, उसमें हम बहुत बेहतर स्थिति में है, बहुत साउंड है। उससे आगे का आप सुन लीजिए, भारत का फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड हाई पे, इतना डॉलर रखे हैं कि कई महीना ऐसे ही चला देंगे। भारत का गोल्ड रिजर्व रिकॉर्ड हाई पे, और इतना ही नहीं कि रिकॉर्ड हाई पे, हमने लंदन वाले बैंक ऑफ इंग्लैंड से अभी 250 टन सोना लेके हम आ गए हैं। तो हम अपना काम दुरुस्त कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त है। और जब एक साथ 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार करती है तो आप जरा सोचिए, यूपीए के समय में लगभग 17 लाख करोड़ का बजट होता था, आज 37 लाख करोड़ का बजट है, जो 45 लाख प्रोजेक्टेड है। तो कहां खड़े हैं ये भी देखना चाहिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का, मैं धन्यवाद। एक मिनट में जरा सिर्फ आपको डेटा दे देता हूँ एक ही लाइन में, कि जून 2024 के एंड में ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की साइट पे भी मिल जाएगा, जो उन्होंने बताया एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो पिछले 13 साल का लोएस्ट था, 18.8%। बहुत बहुत धन्यवाद।